डियर मैन, अतुल सुभाष के साथ जो हुआ, उन्हें जिस हैरासमेंट से गुजरना पड़ा वो किसी के भी साथ हो सकता है, आपके साथ भी, क्योंकि लॉ कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अस, समाज कहता है वी आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, बिकॉज नोबडी केयर्स अबाउट इनोसेंट मैन। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने के बावजूद, सॉल्यूशंस के बारे में होने के बावजूद, आप में से 99% लोग इसे शेयर भी नहीं करेंगे, डरेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। इवन मेन डोंट केयर अबाउट मेन। अतुल सुभाष के साथ क्या हुआ, उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, ये आपको पता ही होगा, तो रिपीट करने में समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पर आते हैं। अतुल अकेले नहीं है। देश में 2022 एक साल में 4200 से ज्यादा मर्दों ने अपनी जान ली है मैरिज रिलेटेड रीजंस की वजह से। फेक केसेस की वजह से हर 9 मिनटों में एक मैरिड मैन ने अपनी लाइफ का दी एंड किया है। ये एक सच है। हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि यहाँ सच जानने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। लोगों ने डिवोर्स का एक बिजनेस बना दिया। डिवोर्स एक पैसा कमाने की, ब्लैकमेल करने की मशीन बन चुकी है, जिसमें हर कोई पैसा कमाता है। स्पाउस, लॉयर्स, एक्टिविस्ट, फेक विटनेसेस और करप्ट पुलिस ऑफिसर्स भी, जिसमें एक इनोसेंट इंसान सिर्फ एटीएम बनकर रह जाता है। ये आज की ट्रेजेडी है। लेकिन आज का वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए नहीं है। यहाँ पर हम 3 सॉल्यूशंस की भी बातें करेंगे। ये ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो हमारे जुडिशियल सिस्टम को और फेयर बना सकते हैं, सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सो दैट हम सिस्टम में सुधार ला पाए। सॉल्यूशन नंबर 1, ये सारी टॉक्सिक सिचुएशन अवॉइड हो सकती है प्रीनप्स के जरिए। क्या होता है प्रीनप? प्रीनप यानी प्रीनप्शल कॉन्ट्रैक्ट, जो एक मैरिज में दोनों पार्टनर्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पेपर पर शादी से पहले ही डिफाइन करता है। यानी शादी से पहले ही प्रॉपर नेगोशिएट करो और फाइनेंसेस क्लियर कर दो। ये सिर्फ हस्बैंड के लिए ही नहीं, वाइफ के लिए भी एक प्रोटेक्टिव मेजर होता है, ताकि बाद में लिटिगेशन प्रोसेस आसान हो जाए। अगर फ्यूचर में जाकर किसी रीजन से डिवोर्स होता है तो वाइफ का किन बातों पर अधिकार है, कितना अधिकार है और किन बातों पर हस्बैंड का अधिकार है, ये क्लियर हो जाता है। यहाँ शादी से पहले ही पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। एसेट्स और लायबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज, पूरी तरह से सब कुछ बैलेंस करने का एक मौका मिलता है। लेकिन भारत में प्रीनप्स को गवर्न करने वाला कोई लॉ है ही नहीं। हम आज भी वही सतयुग के कॉन्सेप्ट को लिए बैठे हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता होता है, तो हम डिवोर्स हो सकता है इस बात को कंसिडर ही नहीं करते। तो प्रीनप के बारे में सोचे ही क्यों? कोर्ट में होता यह है कि प्रीनप्स को अक्सर कोई लीगल बैकिंग मिलती नहीं। यानी भारत में प्रीनप होकर भी ना होने जैसा ही है, तो प्रीनप्स कभी होते ही नहीं। भारत में प्रीनप्स इलीगल है लेकिन एलिमनी लीगल है, ये गलत बात है। इनफैक्ट पटियाला हाउस कोर्ट के जज हरीश कुमार ने कहा भी है दैट टाइम हैज कम टू मेक कंपल्सरी प्रीनप अग्रीमेंट्स। दिल्ली कोर्ट ने भी एडमिट किया है कि प्रीनप्स की वजह से बाद में होने वाली मेंटल क्रूएल्टी से बचा जा सकता है। कोर्ट का समय भी बच सकता है। एनीवे, कोर्ट में कितने सारे केसेस पेंडिंग होता है और कपल्स हैप्पीली सेपरेट हो सकते हैं। सोल्यूशन नंबर 2, जेंडर न्यूट्रल लॉज बनाओ। आज भारत में लॉज जेंडर न्यूट्रल नहीं है। मतलब क्या है, समझाता हूँ। इंडियन पीनल कोड और भारतीय न्याय संहिता दोनों में को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि सिर्फ एक मैन परपेट्रेटर हो सकता है और एक वुमेन विक्टिम। ये प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि अडल्ट मेल विक्टिम्स के लिए यहाँ कोई प्रोविजन है ही नहीं। अगर निर्भया टाइप केस हुई जहाँ गैंग हुआ, वहाँ अगर अक्यूज में एक महिला शामिल होती तो उस पर चार्जेस नहीं लगते। प्लस मर्दों को भी मर्द कर सकते हैं, इस पॉसिबिलिटी को डिनाई कर दिया गया है। हमेशा मर्द ही अक्यूज होगा और महिला ही विक्टिम। ये कैसा जस्टिस है? हमारा लॉ कहता है कि सिर्फ हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स ही वाइफ पर क्रूएल्टी कर सकते हैं, और तो और ये एक नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है। हस्बैंड और उसके फैमिली को 3 साल या ज्यादा की भी जेल हो सकती है। ये लॉ इतना डेंजरस है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस लॉ के मिसयूज होने की वार्निंग दी है, जिससे एक वाइफ किसी भी बात का गुस्सा अपने हस्बैंड पर निकाल सकती है। चलो अब शादी के पहले की बात करते हैं। अगर शादी से पहले एक कपल रिलेशनशिप में है और वो इंटीमेट होते हैं और बाद में किसी रीजन से शादी नहीं होती, तो लड़की लड़के पर केस कर सकती है कि उसने शादी का झूठा वादा किया और फिर शादी नहीं की। लेकिन अगर उल्टा हुआ तो क्या? अगर लड़की ने शादी का वादा किया और शादी नहीं की, तो क्या लड़के को कोई लीगल रेमेडी है? नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या ये फेयर है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। यू सी, किसी को भी एक दूसरे को वर्बली अब्यूज नहीं करना चाहिए, गालियां देनी ही नहीं चाहिए। इसमें जेंडर की कोई बात है ही नहीं। लेकिन अगर लड़के ने लड़की को गाली दी तो उसे सजा होगी, लड़की ने लड़के को गाली दी तो कोई बात नहीं। ये एक ऐसा न्याय है। महिलाओं के और लड़कियों के इमोशनल अब्यूज की भी प्रोविजन है।
लेकिन लड़कों के लिए कुछ नहीं। यानी हमारा जस्टिस सिस्टम भी मानता है कि लड़कों को तो इमोशंस होते ही नहीं, लड़के या तो मशीन होते हैं या फिर एक एटीएम। एक साइड हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन ऐसे जेंडर बायस्ड लॉज बनाकर हम महिलाओं को भी मैसेज दे रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है क्योंकि आप कमजोर हो। क्रेडिट वेयर इज ड्यू। भारतीय न्याय संहिता में ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड करके जेंडर की डेफिनेशन और थोड़ी ब्रॉड कर दी गई है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 25 मार्च 2000 को लॉज मॉडिफाई करने का सजेशन दिया था, जहां उन्होंने जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज बनाने की सलाह दी थी। इवन 2013 में की लीगल डेफिनेशन और ब्रॉड बनाने की सजेशन दी थी, लेकिन शायद ये सजेशन किसी ने सुनी ही नहीं। अंडरस्टैंड दिस कि जेंडर न्यूट्रल लॉज होना महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को अंडरमाइन नहीं करता, बस ये आर्ग्यूमेंट रखता है कि लॉ के सामने एक मेल और एक फीमेल को सेम नजर से देखा जाए। जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये मुद्दे भी इम्पोर्टेंट हैं। मुझे पता है ये वीडियो रिलीज होने के बाद कई महिलाएं ऐसे होंगी जो मेरे पति को अक्यूज करेंगे, उन पर आरोप लगाएंगे, उन्हें ट्रोल करेंगे और उनके बारे में बहुत बुरी चीजें बोलेंगे। एंड ही इज सपोज्ड टू चिन अप एंड टेक इट बिकॉज ही इज अ मैन। लेकिन अगर वही अब्यूज, वही ट्रोलिंग किसी महिला पर किया जाता है तो ऑटोमेटिकली लोग उठ के कहेंगे कि देखो महिला के लिए क्या क्या बुरी चीजें बोली जा रही हैं। एंड एज एन इंडिपेंडेंट वुमन मुझे ये ट्रीटमेंट सही नहीं लगता। जब लोग डीएम्स में आके ट्रोल करते हैं तो वो रुक जाते हैं जब वो देखते हैं कि महिला है। तो मेरा यही सवाल होता है कि आप मेरे पति को क्यों अब्यूज कर सकते हैं लेकिन मुझे अब्यूज करने से रुक जाते हैं। आई have a lot of problems with this dual treatment। दूसरी बात यह है कि अतुल सुभाष के साथ जो हुआ वो कई मर्दों के साथ होता है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने केसेस डॉक्यूमेंट किए हैं। फेक केसेस महिलाएं बहुत सारे मर्दों पर लगाती हैं, बहुत बार उन्हें उकसाया जाता है और बहुत बार वो एज अ फॉर्म ऑफ रिवेंज फेक केसेस लाते हैं मर्दों पे। और सिस्टम ऐसा है कि उन मर्दों के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। भारत में दो सच्चाइयां पैरेलली चलती हैं। एक ये होता है कि कई ऐसे घर होते हैं जहां महिलाओं पर अब्यूज होता है, उन पर अत्याचार होता है, आज भी उन्हें डाउरी के लिए हरासमेंट किया जाता है। ये एक सच्चाई है जो बहुत घरों में दिखती है। उन्हीं घरों में महिलाओं पर डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, ये सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये भी है कि बहुत सारी महिलाएं मर्दों पर फेक केसेस लगाती हैं और उनके घर और उनकी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करती हैं और ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। ये दोनों सच्चाइयां भारत में एट द सेम टाइम एग्जिस्ट कर सकते हैं। If you deny the existence of either one of the truths, you are causing injustice to both of these. Both of these simultaneously exist in India and it is very restrictive, very myopic to assume the other side does not exist. ये जो laws बने हैं ये उन महिलाओं को मदद करने के लिए बनी है जो घर पर अत्याचार सहन करती हैं और चुप रहती है, लेकिन इनका दुरुपयोग हो रहा है, उन महिलाओं के हाथों दुरुपयोग हो रहा है जो एक्चुअली अपने बलबूते पर खड़े हो सकते हैं, जो एक्चुअली इसे एज अ रिवेंज यूज करते हैं, जो गलत है और इसी को रोकने की जरूरत है। और अगर आप, चाहे आप मर्द हो या महिला, इन दोनों में फर्क नहीं देख सकते तो आप भी प्रॉब्लम का हिस्सा हैं। सोल्यूशन नंबर 3, फॉल्स एलिगेशंस को सजा। कोर्ट कहता तो है कि झूठी गवाही देना अपराध है, लेकिन फिर भी फेक केसेस होते हैं। फर्जी एलिगेशंस में लोगों को फंसाया जाता है और कितने लोगों का करियर इससे खत्म हो चुका है। शाइनी आहूजा तो अच्छे एक्टर थे, उनका भी करियर फेक केस की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन जब तक फेक केस करने वालों को सजा नहीं मिलती तब तक इसका एक एग्जाम्पल सेट नहीं होगा और समाज में अन्याय बढ़ता ही रहेगा। लोगों का जस्टिस सिस्टम पर से ही विश्वास उठ जाएगा। भारत में आज मेंस राइट्स ट्रिब्यूनल भी नहीं है जहां ऐसे केसेस के बारे में रिड्रेसल हो। जिनके पास कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के या फिर एक अच्छा लॉयर हायर करने के पैसे नहीं होते, रिसोर्सेस नहीं होते, उनका क्या, ये कोई सोचता ही नहीं। इवन अतुल को 40 बार काम छोड़कर किसी दूसरे शहर में कोर्ट में जाना पड़ रहा था। यहाँ तक हैरेसमेंट के लिए उनकी फैमिली को भी अक्यूज में शामिल किया गया था। आज समाज में बदलाव की जरूरत है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। वीडियो के एंड में मुझे आपको एक पुरानी केस के बारे में याद दिलाना है। दिल्ली में कुछ सालों पहले एक केस हुई थी, जसलीन कौर वर्सेस सरबजीत सिंह, जहां एक लड़की ने एक बाइक पर बैठे हुए लड़के का फोटो लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड किया। रातों रात
सरवजीत का नाम बन गया दिल्ली का दरिंदा। कोर्ट ने उसे गिल्टी ठहराने से पहले ही पूरी दुनिया ने उसे गिल्टी करार दे दिया था। उसकी नौकरी चली गई। उसी साल उसके पिता को इतना स्ट्रेस हुआ कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उनकी मदर डिप्रेशन में चली गई। जब केस कोर्ट में गई तो 10 डेट्स के लिए जसलीन कोर्ट में अपीयर ही नहीं हुई। वो तो किसी दूसरे देश स्टडीज करने के लिए चली गई थी। 3 साल केस चलने के बाद फाइनली कोर्ट ने सरवजीत को नॉट गिल्टी घोषित किया। लेकिन बीच में जो मेंटल हैरेसमेंट हुई, जो इंसल्ट हुई, जो मानहानि हुई, उसका क्या? इस सिचुएशन से मैंने यही सीखा है कि गलती हमेशा मर्दों की नहीं होती। अगर आप भी मुझसे अग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। यस, देयर आर गुड मेन एंड देयर आर बैड मेन, बट देयर आर गुड विमेन एंड बैड विमेन टू। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।